नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन है। आज की हमारी ये वीडियो क्लास इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल के फर्स्ट चैप्टर यानी कि भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन और वर्गीकरण और उन सभी के अंदर पहला भौतिक प्रदेश हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उसके बारे में अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भौतिक प्रदेश क्या होते हैं और भौतिक प्रदेशों को किन आधारों पर हम विभाजित करते हैं। तो देखिए, किसी भी स्थान पर मिलने वाली भौगोलिक विशेषताएं जो होती है, भौगोलिक विशेषताओं के अंदर हम पृथ्वी के धरातल पर मिलने वाले उच्चावच यानी कि ऊंचे और नीचे स्थान और उनको भौगोलिक रूप से हमने कितने भागों में विभाजित कर रखा है, उसके ऊपर ये पूरा वीडियो लेक्चर डिपेंड रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात इसी से स्टार्ट करते हैं कि भारत को भौगोलिक रूप से यानी कि भौतिक रूप से हमने कितने प्रदेशों के अंदर विभाजित कर रखा है। तो भारत के भौतिक प्रदेशों के विभाजन के हमारे पास दो मुख्य आधार रहते हैं, यानी कि भौतिक प्रदेश जो है इनको विभाजित जो हमने कर रखा है भारत के संदर्भ में वो दो आधारों पर कर रखा है। पहला आधार जो है उसको हम बोलते हैं उच्चावच के आधार पर, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर मिलने वाले ऊंचे और नीचे स्थान, उनको हम बोलते हैं उच्चावच। तो ये उच्चावच भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे वो मुख्य उच्चावच की करेंगे। तो मुख्य उच्चावच के अंदर सबसे ऊंचे उच्चावच जो होते हैं उनको हम पर्वत की संज्ञा देते हैं। पर्वत से नीचे वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको हम पहाड़ की संज्ञा देते हैं। पहाड़ से नीचे वाले जो उच्चावच होते हैं, जो जिनकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है, उनको हम पठार की संज्ञा देते हैं। और सबसे निचले स्तर के जो उच्चावच होते हैं उनको सामान्य रूप से हम मैदान की संज्ञा देते हैं। तो ये उच्चावच जो है कैटेगरी वाइज हमारे पास चार टाइप के होते हैं। सबसे ऊंचे उच्चावच के रूप में पर्वत, उसके नीचे पहाड़ियां, फिर पठारी प्रदेश, और सबसे निचले जो उच्चावच होते हैं उनको हम मैदान की संज्ञा देते हैं। इसके बाद में दूसरा जो हमारे पास विभाजन का आधार रहता है वो है किसी स्थान की भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताएं, उनके आधार पर भी हम भौतिक प्रदेशों के रूप में किसी भी प्रदेश को विभाजित करते हैं। तो भारत को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हमने कुल मिला के 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित कर रखा है। आपको यह डाटा हो सकता है किसी बुक्स के अंदर 4-5 के रूप में भी मिले। सामान्य रूप से जब हम स्टडी करते हैं तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों के रूप में स्टडी करते हैं। मेनली कई बार इन भौतिक प्रदेशों की संख्या 5 भी बताई जाती है, लेकिन हम एनसीईआरटी कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक को आधार बना के अगर बात करें तो हमारे पास भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत को कुल मिला के 6 भौतिक प्रदेशों में हमने विभाजित कर रखा है। अब इन विभाजन जो हमने कर रखा है इनको हमने नाम क्या दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम उच्चावच के आधार पर अगर बात करें तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जितना हमारा एरिया है इंडिया का, उस इंडिया के एरिया के लगभग आप ये मानिए 10.5% भाग के ऊपर, यानी कि लगभग 11% भाग के ऊपर हमारे पर्वतीय प्रदेश फैले हुए हैं। 10.5% के आसपास पर्वतीय प्रदेशों का क्षेत्र हमारे यहाँ मिलता है। इससे आगे चलें पहाड़ी क्षेत्र के रूप में, तो टोटल हमारा जो भौगोलिक प्रदेश है, एरिया है, उसके लगभग 18.6% भाग पर हमारे हिल्स फैली हुई है, यानी कि पहाड़ियां फैली हुई है। इसके बाद में अगर नंबर 3 पे अगर अपने बात करें पठारी प्रदेश की, तो इंडिया के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 27.7% भाग जो है उसके ऊपर हमारा पठारी प्रदेश विस्तृत है। इसके बाद में अगर लास्ट अगर अपने देखें मैदानी प्रदेश, तो लगभग 43.2% के आसपास का जो एरिया है वो हमारा मैदान के रूप में विस्तृत है। तो उच्चावच की दृष्टि से अगर अपने बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत भौतिक जो प्रदेश है वो हमारा कौन सा है, मैदान के रूप में रहता है। कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है आपसे, इनका क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भारत के भौतिक प्रदेशों का एरिया वाइज सीक्वेंस आरोही या अवरोही क्रम में क्या है। तो उस क्रम में अगर अपने देखें अवरोही क्रम में, तो सबसे ज्यादा भारत में मिलने वाले भौतिक प्रदेश जो है वो मैदान के रूप में है, उच्चावच मैदान के रूप में है। सेकंड नंबर पर अगर अपने देखें तो पठार के रूप में है। थर्ड नंबर पर अगर अपने बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र के रूप में है। और नंबर 4 पे जो सबसे छोटा उच्चावच या सबसे छोटा एरिया जो हमारा कवर करते हैं वो है पर्वतीय प्रदेश। अगर यही क्रम आपसे आरोही क्रम में पूछा जाता है तो फिर हम नंबर 1 पे पर्वत को लेंगे और नंबर 4 पे हम अंतिम मैदान को लेंगे। तो भारत के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के ऊपर उच्चावच की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तार जो मिलता है वो किसका मिलता है, मैदानों का मिलता है। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट नंबर पर हमारे पास पठारी भूमि है। परसेंटेज अगर आप याद रख सकें तो 27.7% के आसपास। तो ये तो हमारा एक उच्चावच के आधार पर विभाजन है। इसके बाद में भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार अगर बात करें तो भारत को कुल मिला के 6 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर हमने विभाजित किया हुआ है। इन 6 भौगोलिक प्रदेशों की अगर अपने बात करें इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग, तो सबसे उत्तर में हमारा ये वाला जो एरिया है पूरा, ये प्रदेश पूरा एक पर्वतीय क्षेत्र के रूप में फैला हुआ है हमारा।
और इसको हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश नाम देते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये हमारा सबसे उत्तरी भौतिक प्रदेश है नंबर फर्स्ट पे। इसके बाद में ये वाला जो हमारा दक्षिण वाला जो हिस्सा है ये पूरा एक पठारी प्रदेश के रूप में फैला है, जिसको हम सामान्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की संज्ञा देते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की संज्ञा देते हैं। तो ये हमारा दूसरा भौतिक प्रदेश के रूप में रहता है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में राजस्थान वाले एरिया के अंदर फैला हुआ एक हमारे पास गुजरात और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये वाला जो एरिया है ये एक अलग जलवायु वाले क्षेत्र के रूप में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में, या हम इसको भारत का मरुस्थलीय प्रदेश बोल सकते हैं भौतिक प्रदेश के रूप में। और इन्हीं दोनों के बीच में यानी कि प्रायद्वीपीय पठार और हमारा जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, इन दोनों के बीच में विस्तृत जो हमारे पास मैदानी क्षेत्र है ये वाला, जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक हिमालय के बिल्कुल साथ साथ फैला हुआ है आगे तक, इस भौतिक प्रदेश को हम नाम देते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, तो ये हमारा चौथा भौतिक प्रदेश रहता है उत्तर का विशाल मैदान के रूप में। इसके बाद में ये जो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो हमारा क्षेत्र है, इसके और समुद्र, ये समुद्री जो सीमा है हमारी और ये हमारा तटवर्ती क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में भी ये हमारे पास एक भौतिक प्रदेश फैला हुआ है जिसकी स्टडी हम करते हैं। ये वाला प्रदेश, इस प्रदेश को अपने तटीय मैदानों के रूप में जानते हैं। तटीय मैदान, तो पश्चिम में जो तटीय मैदान फैले हैं उनको हम पश्चिमी तटीय मैदान बोल देते हैं, और पूर्व में जो तटीय मैदान फैले हैं उनको अपने पूर्वी तटीय मैदान के रूप में संबोधित कर देते हैं। तो ये पांचवा भौतिक प्रदेश हमारा रहता है। अंतिम भौतिक प्रदेश जो हमारा शामिल रहता है वो है सागरीय क्षेत्र में मिलने वाले द्वीप समूहों के रूप में। द्वीप समूहों के रूप में तो बंगाल की खाड़ी की तरफ मिलने वाले जो द्वीप समूह उनको अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, और इधर बंगाल की अरब सागर की ओर मिलने वाले जो द्वीप समूह है उनको हम लक्षद्वीप के रूप में, और बंगाल की खाड़ी वाले जो द्वीप समूह है उनको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में बोलते हैं। तो सम्मिलित रूप से अंतिम जो भौतिक प्रदेश हमारा रहता है उसको हम द्वीप समूह की संज्ञा दे देते हैं। तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हमने भारत को कुल मिला के 6 अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर विभाजित किया। 6 फिजिकल डिविजन हमारे इंडिया के। अब मोस्टली जो हम स्टडी करते हैं वो सिर्फ 5 की करते हैं स्टडी। इसमें हम मरुस्थल वाला जो प्रदेश है इसको हम उत्तर के विशाल मैदान के साथ ही पढ़ लेते हैं, या उसी का एक भाग के रूप में हम इसको मान लेते हैं। लेकिन चूंकि मरुस्थल की अलग भौगोलिक दशाएं होती है, वहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और अन्य शुष्क दशाएं मिलती हैं, तो उसकी स्टडी अकॉर्डिंग टू फिजिकल डिवीजन देखा जाए तो ये अलग से करते हैं अपने। तो 6 भौतिक प्रदेश सामान्य रूप से। अब इन 6 भौतिक प्रदेशों में जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो भारत के अंदर फैला हुआ है वो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार के रूप में। यानी कि भौगोलिक विशेषता के आधार पर अगर अपने बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जबकि उच्चावच की दृष्टि से अगर हम बात कर रहे थे तो मैदान सबसे ज्यादा फैले हुए थे हमारे। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार वाला जो क्षेत्र है ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर विस्तारित है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया जो है वो कवर होता है। दूसरा हाईएस्ट जो हमारे पास भौतिक प्रदेश जो फैला हुआ है वो है उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हमारा उत्तर का विशाल मैदान रहता है, ये वाला एरिया जो लगभग अगर बात करें तो 7-7.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार वाला प्रदेश है, जबकि 7-7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास फैला है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। और इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर अपने बात करें तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है। तो अगर भौगोलिक विशेषता के अनुसार भौतिक प्रदेशों का क्रम आपसे पूछा जाता है तो फिर प्रायद्वीपीय पठार को नंबर 1 पर लेंगे अपने, नंबर 2 पर उत्तर के विशाल मैदान को काउंट करेंगे, और नंबर 3 पे अपने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है उसको काउंट करेंगे। जबकि उच्चावच की दृष्टि से बात करेंगे तो फिर मैदान, पठार, पहाड़ और पर्वत ये घटते हुए क्रम के अंदर भारत के भौतिक प्रदेश या उच्चावच जो है उनका क्रम या सीक्वेंस रहता है हमारे पास। तो अभी तक की जो स्टडी हमने देखी है उसमें हमने भारत के भौगोलिक जो प्रदेश हैं, भौतिक जो प्रदेश हैं, उनको किन आधार पर हमने विभाजित कर रखा है उसके बारे में हमने ये बात की। अब अपने सामान्य रूप से जो स्टडी करने वाले हैं वो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कहने का मतलब भारत को फिजिकल फीचर्स के आधार पर, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर जो हमने 6 अलग अलग भागों में विभाजित किया है, इनके अंदर हमें किस प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं उनकी 1 बाय 1 करके बात करेंगे अपने। तो सबसे पहले जिस क्षेत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के रूप में। तो सबसे पहले अपने हेडिंग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो देखिए आप
उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। सामान्य रूप से हम इसको भारत का हिमालयी प्रदेश बोलते हैं। भारत का हिमालयी प्रदेश यह हमारा सबसे उत्तर का भौतिक प्रदेश है। तो इस हिमालयी प्रदेश के डिस्कस करने से पहले अपने इसका थोड़ा सा एक ड्रॉ आउट देख लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। देखिए आप, अगर इस भौतिक प्रदेश का डिस्कशन हम देखेंगे तो इसको हम 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके इसकी स्टडी करेंगे। इसमें एक पार्ट जो हमारा रहेगा वो 3 श्रृंखलाओं के रूप में हम उसकी बात करेंगे। इस 3 श्रृंखलाओं को हम सामान्य रूप से एक नाम देते हैं ट्रांस हिमालय का। देखिए, ट्रांस हिमालय कहने का मतलब जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश हम पढ़ेंगे आगे, उसकी स्टडी हम 3 रूपों में करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें एक ट्रांस हिमालय नाम का हिमालय का क्षेत्र पढ़ेंगे। इसके ठीक दक्षिण वाला जो हिस्सा है उसको हम मुख्य हिमालय के रूप में बोल सकते हैं। मेन हिमालय है ये हमारा मुख्य हिमालय। और 3rd नंबर पे इसमें हम एक और हिमालय की बात करेंगे, हिमालय के एक भाग की बात करेंगे जिसको हम पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश अकॉर्डिंग टू स्टडी, अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। एक ट्रांस हिमालय के रूप में डिवाइड किया हुआ है हमने इसको, दूसरा इसको मुख्य हिमालय के रूप में, और तीसरा इसको पूर्वांचल हिमालय के रूप में। तो सबसे पहले अगर इस ट्रांस हिमालय की मैं बात करूं तो ओवरऑल एक बार ओवरव्यू बता रहा हूं मैं आपको इसका। तो इसके अंदर हम 3 श्रृंखलाओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक श्रृंखला हम भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला के रूप में पढ़ने वाले हैं जिसको काराकोरम पर्वत श्रेणी के नाम से हम बोलते हैं। इसके ठीक दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला हम यहां डिस्कस करेंगे जिसको लद्दाख पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। और इसके ठीक दक्षिण में एक फैली हुई पर्वत श्रृंखला जिसको हम जास्कर पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं का जो एरिया है उसको हम सम्मिलित रूप से ट्रांस हिमालय की संज्ञा देते हैं। कहने का मतलब काराकोरम की पर्वत श्रृंखला, लद्दाख की पर्वत श्रृंखला और जास्कर की पर्वत श्रृंखला, ये तीनों मिलकर बनाती है ट्रांस हिमालय। हिंदी में अगर अपने बात करें तो इसको हम बोल देते हैं पार हिमालय। पार का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हिमालय के दूसरी तरफ है। हिमालय के दूसरी तरफ होने का मतलब यह है कि सबसे मेन पार्ट हिमालय का मुख्य हिमालय वाला, मुख्य हिमालय के दूसरी तरफ वाला जो हिमालय है या उसके पार वाला जो हिमालय है उसको हम ट्रांस हिमालय की संज्ञा दे रहे हैं। इसके बाद में जब मुख्य हिमालय की हम बात करेंगे तो इसकी स्टडी भी अकॉर्डिंग टू स्टडी अपने इसको 3 अलग अलग श्रृंखलाओं के रूप में पढ़ने वाले हैं। एक इसकी बहुत ही बड़ी श्रृंखला के रूप में हम इसकी बात करेंगे, बहुत ही बड़ी श्रृंखला के रूप में हम इसके संबंध में बात करेंगे जो हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर के और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इस श्रृंखला को हम नाम देंगे वृहत हिमालय का। वृहत हिमालय का यानी कि हिमालय का सबसे बड़ा भाग है। तो इसके अंदर हम मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं को 3 भागों में डिवाइड करके इसकी भी स्टडी करेंगे। सबसे पहली श्रृंखला हम जो पढ़ेंगे इसमें वो वृहत हिमालय के रूप में पढ़ेंगे। इसके ठीक दक्षिण के अंदर दूसरी श्रृंखला हम एक और पढ़ेंगे लघु हिमालय के रूप में। तो इसके ठीक दक्षिण में जो एक श्रृंखला फैली है उसको हम लघु हिमालय श्रृंखला का नाम देंगे, लघु हिमालय श्रृंखला का। और इस लघु हिमालय श्रृंखला के ठीक दक्षिण में एक श्रृंखला और हम डिस्कस करेंगे मुख्य हिमालय की जिसको हम नाम देंगे शिवालिक हिमालय का। तो इसके ठीक नीचे एक दक्षिण के अंदर हम एक श्रृंखला की और बात करेंगे शिवालिक हिमालय की, शिवालिक हिमालय की। तो हमारा जो मुख्य हिमालय वाला भाग है इसको भी अपने 3 अलग अलग श्रृंखलाओं के रूप में स्टडी करने वाले हैं। वृहत हिमालय के रूप में जिसको महान हिमालय की संज्ञा भी दे देते हैं अपने, आगे और भी नाम देखेंगे अपने इसके ठीक दक्षिण में ये लघु हिमालय वाली श्रृंखला है, हिमालय का छोटा भाग है ये। और इसके बाद में ये सबसे बाहर वाला हिमालय हमारा जिसको हम शिवालिक हिमालय की संज्ञा देते हैं, शिवालिक हिमालय की। तो 3 की स्टडी हम ट्रांस हिमालय में करेंगे और 3 ही हिमालय के पार्ट जो हम किस में डिस्कस करेंगे, मुख्य हिमालय में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम एक अलग से हिमालय का एक क्षेत्र पढ़ने वाले हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ यहां फैला हुआ क्षेत्र है हमारा, इस एरिया के अंदर फैला हुआ, भारत के पूर्वी हिस्से के अंदर फैला हुआ क्षेत्र है ये हमारा। और इसको हम अलग से एक नाम देते हैं पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। तो ये हमारा हिमालय का तीसरा भाग रहने वाला है, पूर्वांचल हिमालय के। तो कहने का मतलब ये जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है इसको हम अध्ययन की दृष्टि से 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ट्रांस हिमालय के रूप में, दूसरा भाग हमारा मुख्य हिमालय के रूप में, और तीसरा भाग हमारा पूर्वांचल हिमालय के रूप में। जब ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो 3 श्रृंखलाओं की स्टडी हम करेंगे इसमें, काराकोरम श्रृंखला की, लद्दाख की श्रृंखला की, और तीसरी इसमें कौन सी, जास्कर की श्रृंखला की।
इसी प्रकार से जब हम मुख्य हिमालय की बात करेंगे तो उसमें भी हम 3 श्रृंखलाएं डिस्कस करने वाले हैं। वृहत हिमालय के रूप में, इसके ठीक दक्षिण में लघु हिमालय के रूप में, और इसके ठीक दक्षिण में शिवालिक हिमालय के रूप में। कई बार आपसे जनरल सा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिमालय की श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम बताइए आप। तो उसमें यहां तो दिक्कत नहीं आती अपने ज्यादा, लेकिन यहां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इनका क्रम जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की सबसे उत्तरी जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम काराकोरम पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं। उसके ठीक नीचे लद्दाख है, उसके ठीक नीचे जास्कर की श्रृंखला है, और उसके बाद में मुख्य हिमालय वाला क्षेत्र जो है वो हमारा शुरू हो जाता है। तो ये हमने अभी तक उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का सिर्फ एक विभाजन देखा है कि ये विभाजन किस रूप में है। अब जब भी हम किसी भी भौतिक प्रदेश की बात करेंगे, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसकी उत्पत्ति या उसकी ओरिजिन की बात करेंगे, हम कि उस क्षेत्र की या उस भौगोलिक प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगला जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये, हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति देखिए आप, हिमालय की उत्पत्ति को जब हम समझाते हैं तो हमारे पास 2 महत्वपूर्ण थ्योरी या 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत यहां पर हम पढ़ते हैं। एक सिद्धांत है, उसको हम बोलते हैं कोबर का सिद्धांत, कोबर का सिद्धांत, और दूसरा जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, या इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, टेक्टोनिक थ्योरी। यह सबसे आधुनिक सिद्धांत है जो हिमालय की नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां भी हमें इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार की कोई भी भौगोलिक घटना की व्याख्या करनी हो तो वहां पर सबसे ज्यादा काम में आने वाला साइंटिफिक जो थ्योरी है हमारी वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में है। तो सबसे पहले हम कोबर के सिद्धांत को डिस्कस करेंगे, फिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। तो अगर अपने ओवरऑल पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास की बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति जो है वो कौन से टाइम पीरियड में हुई है, सबसे पहले हमें यह डिस्कस करना जरूरी है। तो देखिए, पृथ्वी का जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वहां से लेकर आज तक का ये जो हमारा समय चल रहा है वर्ष 2024 का, इसको हमने अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड किया हुआ है। तो उस टाइम डिवाइडेशन में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपको इसका टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू उत्पत्ति थोड़ा सा याद रखना है। तो देखिए, हिमालय की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो सीनोजोइक टाइम पीरियड में मानी जाती है। सीनोजोइक टाइम पीरियड, हिमालय की उत्पत्ति का काल जो रहा है वो सीनोजोइक काल रहा, और इस सीनोजोइक काल को आगे हमने कई उप भागों में विभाजित कर रखा है। तो सीनोजोइक काल को मुख्य रूप से हम 2 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक टाइम पीरियड जो होता है उसको हम बोलते हैं टर्शरी टाइम पीरियड, टर्शरी टाइम पीरियड, या इसको हिंदी में बोलें तो तृतीयक काल, तृतीयक काल। और इसके बाद में इसी का सेकंड पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी टाइम पीरियड, क्वाटरनरी टाइम पीरियड, या इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक काल, चतुर्थक काल। तो सीनोजोइक काल के तृतीयक काल में हिमालय की उत्पत्ति शुरू होती है और यह उत्पत्ति पूरे तृतीयक काल के दौरान चलती है, टर्शरी टाइम पीरियड के दौरान चलती है, और यह आगे भी जारी रहती है चतुर्थक काल में। तो चतुर्थक काल के जिस समय तक जाकर ये पूरी होती है वो टाइम पीरियड है प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल। तो हिमालय की उत्पत्ति जो स्टार्ट होती है वो टर्शरी काल से शुरू होती है और समाप्त होती है वो चतुर्थक काल का टाइम पीरियड रहता है हमारा प्लीस्टोसीन काल का। हालांकि बुक्स में इसको और आगे भी आपको डिफाइन किया हुआ मिल सकता है। ये मैंने एक जनरल स्टडी की दृष्टि से जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पूछी जाती है उसकी बात मैंने आपको बताई है कि हिमालय की उत्पत्ति कौन से काल में हुई है, तो ये तृतीयक काल में हुई। ठीक, अब अपने बात करते हैं कि इस हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत जो है कोबर का सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये क्या सिद्धांत है। देखिए, कोबर का जो सिद्धांत है इसको सामान्य रूप से भूगोल में भूसन्नति सिद्धांत कहा जाता है। भूसन्नति सिद्धांत, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जियोसिंक्लाइन थ्योरी के नाम से, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, भूसन्नति का सिद्धांत, या इसको हम बोल देते हैं जियोसिंक्लाइन थ्योरी के नाम से। और कोबर ये कहते हैं कि जितने भी संसार में नए पर्वत बने हैं या जो नए वलित पर्वत बने हैं उन सब की उत्पत्ति भूसन्नति से हुई है। अब ये भूसन्नति अपने आप में क्या होती है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भूसन्नति से हमारा मतलब है कि जैसे ये 2 स्थल वाले भाग है हमारे पास, ये स्थल वाला भाग है और ये स्थल वाला भाग है,
और इन दो स्थल वाले भागों के बीच में एक पानी वाला भाग बन जाए या जल वाला भाग बन जाए, और वो जल वाला भाग अधिक गहरा ना हो, यानी कि कम गहरा हो, यानी कि छिछला हो, छिछला भाग हो, कम गहरा भाग हो, तो उस पानी वाले भाग को कहा जाता है जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति। जियोसिंक्लाइन या उसको क्या बोलते हैं, भूसन्नति बोलते हैं। तो कोबर ये कहते हैं कि जितने भी संसार में हिमालय के समान पर्वत हैं, उन सब की उत्पत्ति इसी जियोसिंक्लाइन से हुई है, और इस जियोसिंक्लाइन को पर्वतों का पालना कहा जाता है, कर्डल ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का पालना। कौन से थ्योरी के अनुसार किसको बोला जाता है, जियोसिंक्लाइन को बोला जाता है। अब कोबर इस जियोसिंक्लाइन से पर्वतों की उत्पत्ति को कैसे समझाते हैं, उसकी अपने थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए, कोबर ये कहते हैं कि दो स्थल भागों के बीच में जब कोई छिछला सागर वाला भाग या पानी वाला भाग बन जाता है, जिसको हम जियोसिंक्लाइन की संज्ञा दे रहे हैं, जियोसिंक्लाइन की, और ये जो भाग है स्थल भाग, दोनों तरफ स्थल भाग, तो इन दोनों स्थल भागों को कोबर नाम देते हैं अग्र प्रदेश का, अग्र प्रदेश का। ये दोनों भाग जो हैं इनको अग्र प्रदेश कहा जाता है, इंग्लिश में इनको फोरलैंड कहा जाता है, फोरलैंड। तो ये किसी भी जलीय भाग के दोनों तरफ फोरलैंड होते हैं। अब होता क्या है कि स्थलीय भाग से बहुत सारी नदियां निकलकर और इस सागरीय भाग की तरफ आती हैं। अब जब नदियां निकलकर इस सागरीय भाग की तरफ आती हैं, मान लो ये दो हमारे पास स्थलीय भाग है, तो इनसे जब नदियां निकल के और इस जियोसिंक्लाइन के अंदर आने शुरू होती है या इसमें आती है, तो नदियों के साथ अवसाद जो है वो भी इसके साथ साथ इस जियोसिंक्लाइन वाले भाग में आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि स्थल भाग से आने वाली नदियां जो है उनसे अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह जो भी होती है अवसाद के रूप में, वो इन जियोसिंक्लाइन के अंदर आती है। अब इसकी वजह से इसकी जो तली वाला भाग है, इस तली वाले भाग के ऊपर दबाव पड़ना शुरू होता है। बहुत लंबा टाइम लगता है पर्वतों की उत्पत्ति को, कोई 1-2 साल या 20 साल 100 साल की घटना नहीं है, करोड़ों वर्ष लगते हैं पर्वत की इस उत्पत्ति के संबंध में। तो स्थल भाग का ये जो अवसाद है, ये इस जियोसिंक्लाइन के सबसे निचले भाग में इकट्ठा होता जाता है, और इस पर दबाव पड़ने के कारण ये नीचे की ओर धंसती जाती। इसका नीचे की ओर ये धंसने की क्रिया जो है, इसको अवतलन कहा जाता है, सबसिडेंस कहा जाता है, अवतलन कहा जाता है। तो जियोसिंक्लाइन के ऊपर पड़ने वाले दबाव से इसका अवतलन होता है, और अवतलन होने की वजह से ये दोनों जो फोरलैंड वाले भाग हैं, ये एक दूसरे की तरफ गति करते हैं। जैसे मान लो ये जियोसिंक्लाइन वाला भाग है, ये दो स्थल भाग है मान लो, और इनके बीच में ये जियोसिंक्लाइन है। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगी, तो ये देखिए आप ऊपर वाले भाग जो है ये दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, और इन दोनों के बीच में संपीड़न बल लगता है। यानी कि दोनों स्थल भाग जो है ये आपस में क्या करते हैं, संपीड़न बल लगाते हैं। अब इस संपीड़न बल के कारण क्या होता है, ये जो अवसाद जो इकट्ठा हुआ था, ये धीरे धीरे करके ऊपर उठना शुरू होता है। इस अवसाद के ऊपर दबाव लगता है इन दोनों फोरलैंड के पास आने की वजह से, और एक स्टेज ऐसी आती है जब ये पानी वाला जो हिस्सा है, ये तो पूरा पानी तो बाहर निकल जाता है इससे, जैसे जैसे ये दबाव आएगा इसके पास आती जाएगी, अवसाद के अंदर ऊंचा फोल्डिंग होगी या ऊंचे उठेंगे जब अवसाद या सेडिमेंट्स जो है, तो इसकी वजह से पानी तो निकल गया है बाहर पूरा का पूरा, और अवसाद शेष बचेंगे। तो इस संपीड़न बल के कारण लास्ट में स्थिति ये होती है कि संपीड़न बल से किनारे वाले जो हिस्से होते हैं दोनों तरफ, वो फोल्डिंग के कारण ऊपर उठ जाते हैं। उनके अंदर वलन की क्रिया होती है, फोल्डिंग की क्रिया होती है, तो कहीं से वो ऊपर चले जाते हैं और कहीं वो नीचे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों फोरलैंड के एक दूसरे की तरफ संपीड़न बल लगाने के कारण ये भाग जो है, किनारे वाले भाग, ये ऊपर उठ जाते हैं और ये पर्वतों का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार की फोल्डिंग क्रिया से बनने वाले जो पर्वत हैं, उनको हम वलित पर्वत बोलते हैं। तो हिमालय जो है ये अपने आप में निर्माण के अनुसार वलित प्रकार का पर्वत। अब इस वलित पर्वत की अगर अपने बात करें, तो ये पुराना वलित पर्वत नहीं है, बल्कि ये थोड़े टाइम पहले ही बना हुआ पर्वत है। थोड़े टाइम का मतलब ये क्वाटरनरी टाइम पीरियड जो अभी चल रहा है हमारा टाइम पीरियड, उसी टाइम के अंदर बना हुआ पर्वत है। तो हिमालय अपने आप में एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, बीच वाला जो भाग होता है ये वाला, ये संपीड़न बल से प्रभावित होने से रुक जाता है, या ये वलन की क्रिया से प्रभावित होने से रुक जाता है। तो ये वाला भाग जो है ये पठार के रूप में शेष रह जाता है, जबकि इसके दोनों तरफ जो है वो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जो है वो निर्मित हो जाते हैं। जैसे अगर अपने हिमालय के संदर्भ में बात करें, तो इधर चाइना वाली साइड में ये
त्यान शान पर्वत जो है, या कुनलुन पर्वत जिसको हम बोलते हैं, कुनलुन पर्वत। तो एक तरफ तो ये चाइना की कुनलुन पर्वत श्रृंखला बन गई, और इधर भारत वाली साइड में ये हिमालय प्रदेश बन गया, और ये बीच वाला जो हिस्सा है जो अप्रभावित रह गया वलन से या फोल्डिंग से, इसको हमने तिब्बत का पठार के रूप में संज्ञा देते हैं, इसको अपने तिब्बत का पठार। तो ये जो जियोसिंक्लाइन थ्योरी है ये कहती है कि दो स्थल भागों के बीच में जब जलीय भाग इकट्ठा होता है या जलीय भाग बनता है, तो उसके संपीड़न बल के कारण या उसके अवसादों के ऊपर उठने के कारण ये पर्वत की जो है वो उत्पत्ति होती है। अब कोबर के अनुसार ये जो स्थल भाग है, ये भारत के संबंध में इनको हम क्या नाम देते हैं? तो देखिए, इन भागों को भारत के संबंध में ये जो भाग है, इनमें ऊपर वाला जो भाग है इसको हम अंगारा लैंड का नाम देते हैं, अंगारा लैंड का नाम देते हैं इसको। और ये जो इंडिया वाली साइड वाला भाग है उसको हम गोंडवाना लैंड का नाम देते हैं, या गोंडवाना भूमि का नाम देते हैं। तो कहने का मतलब अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि, इन दो अगर प्रदेशों के आपस में एक दूसरे की तरफ गति करने से संपीड़न बल के कारण ये श्रृंखला बनी। और जिस जियोसिंक्लाइन से हिमालय की श्रृंखला बनी है या इन दोनों के बीच में अवतलन हुआ है, उसको नाम दिया जाता है टेथिस सागर का, टेथिस सागर। यानी कि अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि ये दो स्थल भाग हैं, और इनके बीच में जलीय भाग टेथिस सागर के रूप में है। तो टेथिस सागर के अवसादों में वलन क्रिया होने के कारण क्या बना है? हिमालय बना है। तो कई बार टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह भी कहा जाता है। टेथिस सागर जो है इसको हिमालय का गर्भगृह या हिमालय का पालना कहा जाता है। तो ये जो प्रदेश है हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हिमालय प्रदेश, ये एक तरीके से टेथिस सागर से उत्पन्न हुआ प्रदेश है, वलन की क्रिया से उत्पन्न हुआ है, नवीन टाइम पीरियड में बना है। तो फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है और न्यू फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है। जैसे अरावली जो है हमारी राजस्थान की, उसका निर्माण भी सेम इसी क्रिया से हुआ है, वलन की क्रिया से ही हुआ है, लेकिन वो आज का पर्वत नहीं है, वो प्री कैम्ब्रियन काल का पर्वत है, पृथ्वी के ऊपर सबसे पुराने पर्वतों में उसका नाम आता है। तो वो वलित पर्वत तो है, लेकिन वो प्राचीन वलित पर्वत के रूप में, जबकि हिमालय हमारा वलित पर्वत भी है और साथ में क्या है, ये नवीन वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को कैसे समझाते हैं वो हमने इसकी बात की। अब हम दूसरी एक थ्योरी की बात और करते हैं इसके अंदर, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलते हैं। अब ये सिद्धांत जो है ये हैरी हैस के द्वारा दिया गया था, हैरी हैस के अनुसार। और ये सिद्धांत ये कहता है कि दो बड़े भूखंड जिनको हैरी हैस ने प्लेट का नाम दिया है, बड़े सागरीय भाग या बड़े स्थलीय भाग जो होते हैं उनको नाम दिया जाता है हैरी हैस के सिद्धांत के अंदर प्लेट का। तो ऐसी पूरे वर्ल्ड के अंदर धरातल के नीचे 6 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं, और उन प्लेटों के अंदर आपस में गतियां होती है, या वो एक दूसरे के साथ टकराती है या एक दूसरे से दूर जाती है। तो उनकी इस गतियों की वजह से पृथ्वी के ऊपर ये उच्चावत जो है उनका निर्माण होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये कहती है कि हिमालय का ये जो पर्वतीय प्रदेश है, ये दो प्लेटों के एक दूसरे की तरफ गति करने के कारण इसका निर्माण हुआ है। और जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं तो इस सिद्धांत में इस घटना को बोला जाता है अभिसरण। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी थ्योरी है, तो यहां मैं इस थ्योरी का तो पूरा डिस्कशन नहीं करूंगा आपके साथ, क्योंकि हम सिर्फ हिमालय पढ़ रहे हैं, तो आपको मोटी सी बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। दो प्लेटों के आपस में अभिसरण के कारण, कहने का मतलब एक दूसरे की तरफ गति के कारण बीच में हिमालय पर्वत जो है उसका निर्माण हुआ है। अब इन दो प्लेटों को क्या नाम दिया जाता है? तो इसमें ऊपर वाली जो प्लेट है इसको नाम दिया जाता है यूरेशियन प्लेट का, यूरेशियन प्लेट का, ठीक है। यानी कि यूरोप और एशिया महाद्वीप से संबंधित जो प्लेट है ऊपर वाली, हमारे ऊपर वाली प्लेट का हमारा मतलब इससे, देखिए ये हमारा भौतिक प्रदेश की सीमाएं शुरू होती है, इससे ऊपर जो प्लेट है उसको यूरेशियन प्लेट बोलेंगे, इसको यूरेशियन प्लेट बोलेंगे, ठीक है। और इसके नीचे वाली ये जो हमारी प्लेट है प्रायद्वीपीय पठार वाली, इस प्लेट को बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये जो प्लेट है इसको बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो हिमालय पर्वत का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के एक दूसरे की तरफ अभिसरण करने के कारण हुआ है, एक दूसरे की तरफ गति करने के कारण हुआ। तो ये गति जब हुई है दोनों के बीच में, तो आप देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार वाली जो प्लेट है ये ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि उत्तर की तरफ जा रही है, और ये यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ आ रही है, और इन दोनों के बीच में यहां टेथिस सागर मौजूद है। यानी कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में एक जल वाला भाग है, कौन सा?
टेथिस सागर। तो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति कर रही है तो टेथिस सागर वाले भाग का जल तो दोनों तरफ निकल गया है, एक तरफ अरब सागर वाले हिस्से का निर्माण हो गया और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से का निर्माण हो गया है। लेकिन इसके अवसाद जो हैं, इसके जो सेडिमेंट्स हैं, उनमें वलन पड़ने के कारण एक तरफ पश्चिमी हिस्से की तरफ पश्चिमी हिमालय का निर्माण हो गया है और पूर्व वाली साइड के अंदर पूर्वी हिमालय का निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब भारत के इस प्रदेश के अंदर पश्चिम वाली जो साइड है, यहां पर थोड़ा संपीड़न बल या दबाव बल ज्यादा लगा है और इसकी वजह से इस वाले क्षेत्र के अंदर ऊंचाई थोड़ी ज्यादा चली गई है, जबकि पूर्वी हिमालय वाली साइड में थोड़ा संपीड़न बल या ये जो अभिसरण बल है ये कम काम किया है, इसलिए पूर्वी हिमालय अभी भी थोड़ा नीचा है। लेकिन अगर अपने आगे बात करें तो ये संपीड़न बल जो है दोनों के बीच में पश्चिमी साइड में या पश्चिमी दिशा के अंदर, ये तो अब धीरे धीरे करके समाप्त हो गया है, लेकिन पूर्वी हिमालय अभी भी थोड़ा थोड़ा हर वर्ष ऊपर की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो प्लेटों के आपसी अभिसरण के कारण, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से और इनके बीच में पड़ने वाले टेथिस सागर के अंदर वलन की क्रिया होने के कारण क्या बना है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये सिद्धांत जो है ये थोड़ा सा प्लेट की टेक्टोनिक या प्लेट के अंदर होने वाली जो गतियां हैं उनसे हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात करता है। ठीक, तो ये दो थ्योरी हमने पढ़ी है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइम पीरियड में उत्पन्न हुआ है, किस टाइम पीरियड में इसका निर्माण शुरू हुआ था, किस टाइम पीरियड तक हिमालय का निर्माण पूरा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में भूसन्नति के अनुसार हिमालय का जो पालना है या हिमालय का जो गर्भगृह है वो किसको बोलते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हमने इसके अंदर उत्पत्ति के संबंध में डिस्कस की है। ठीक, चलिए अब अपने वापस उसी टॉपिक के ऊपर आते हैं। जब हमने उत्तर के इस पर्वतीय प्रदेश का विभाजन किया है और उस विभाजन में हमने इसके 3 भाग किए हैं, अब सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की जो तीनों श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस श्रृंखला के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो श्रृंखला रहेगी हमारे पास ट्रांस हिमालय की श्रृंखला। देखिए, सबसे पहले जिस हिमालय के बारे में अपने बात कर रहे हैं वो है ट्रांस हिमालय। हिंदी में हम इसको बोलेंगे पार हिमालय। पार हिमालय, पार हिमालय के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये 3 भागों के अंदर या 3 श्रृंखलाओं के अंदर फैला हुआ क्षेत्र है हमारा। 3 श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ क्षेत्र है। तो ये 3 श्रृंखलाएं कौन कौन सी है और इनके नाम तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। देखिए, सबसे उत्तरी उत्तर में ये जो श्रृंखला फैली है हमारी, ये वाली, इसके बाद में ये 2nd नंबर वाली श्रृंखला है हमारी, ये वाली, और इसके बाद 3rd नंबर वाली श्रृंखला जो है ये ठीक इसके साथ साथ फैली हुई है। तो ये 3 श्रृंखलाओं के रूप में फैला हुआ हिमालय प्रदेश है हमारा। इसमें सबसे उत्तर वाली जो श्रृंखला है इसको हमने नाम दिया है काराकोरम श्रृंखला का। इसके ठीक बीच वाली जो श्रृंखला है उसको हमने नाम दिया लद्दाख की श्रृंखला का, और इसके ठीक नीचे श्रृंखला है उसको हमने नाम दिया जास्कर की श्रृंखला। ठीक, तो हिमालय की जब उत्पत्ति हुई है उस समय सबसे पहले बना हुआ हिमालय जो है वो हमारा ट्रांस हिमालय है, इसलिए इसको सबसे प्राचीन हिमालय बोला जाता है। हिमालय की श्रृंखलाओं में सबसे प्राचीन श्रृंखला जो है वो कौन सी है, ट्रांस हिमालय की श्रृंखला। अब इसी हिमालय का अधिकांश हिस्सा जो है वो भारत के साथ साथ तिब्बत वाले, ये जो तिब्बत का पठारी प्रदेश है यहां तक इसका विस्तार, इसलिए कई बार इसको तिब्बती हिमालय की संज्ञा भी दी जाती है, तिब्बती हिमालय की। और वास्तव में अगर देखा जाए तो टेथिस सागर की लवणीय चट्टानें जो है, समुद्री चट्टानें जो है, वो वास्तव में हमें इसी हिमालय वाले भाग के अंदर दिखाई देती हैं। तो कई बार इसके लिए टेथिस हिमालय शब्द भी काम में लिया जाता है, टेथिस हिमालय शब्द। और वास्तव में हम ये देखें तो ये उत्तर वाली जो हमारी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, उसका भाग है। यूरेशियन प्लेट का हिस्सा इसके अंदर ज्यादा है, यानी कि ट्रांस हिमालय वाली साइड जो है वो यूरेशियन हिमालय की प्लेट जो है उससे अधिक निर्मित हुई है। ठीक, तो सबसे प्राचीन हिमालय, तिब्बती हिमालय, टेथिस हिमालय, यूरेशियन प्लेट हिमालय, ये सारे नाम किसके हैं, ट्रांस हिमालय वाली साइड में। अब ये हिमालय जो है इसकी अगर हाइट देखें तो ये लगभग 3500 से 4000 मीटर की हाइट तक की वाला हिमालय। इसके अधिकतम जो हाइट मिलती है वो हमें 4000 मीटर के आसपास में। लंबाई की दृष्टि से बात करें तो लगभग ये 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ, 1000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ हिमालय। अब ये श्रृंखलाएं, तीनों श्रृंखलाएं अगर पीछे से हम बात करें तो ये केवल भारत में उत्पन्न नहीं हो रही है, बल्कि भारत से बाहर
अफगानिस्तान से ऊपर वाले मध्य एशिया वाले भाग में हम एक पठार की ओर बात करते हैं जिसको पामीर का पठार बोला जाता है। पामीर का पठार, जिसको संसार की छत भी बोला जाता है। पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठारी प्रदेश के रूप में है पामीर का पठार। वहां से इस प्रकार की ये श्रृंखलाएं उत्पन्न होकर भारत तक आती है। तो इसमें से कई श्रृंखलाएं ऐसी भी है, इसको कई बार पामीर की गांठ का नाम देते हैं, पामीर नोट का नाम देते हैं। तो इससे चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है। जैसे इधर पाकिस्तान वाली साइड में भी पर्वत श्रृंखला आती है जिसको हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। इसी प्रकार से चाइना वाली साइड में भी पर्वत श्रृंखला जाती है जिसको कुनलुन और त्यानशान पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। भारत वाली साइड में जो पर्वत श्रृंखला आती है वो ट्रांस हिमालय के रूप में और महान हिमालय के रूप में आती है, ठीक है, या मुख्य हिमालय के रूप में आती है। तो ये श्रृंखलाएं जो है ये पामीर के पठार से शुरू होकर के और भारत के अंदर विस्तृत है। तो भारत के अलावा इसका विस्तार जो है वो तिब्बत वाले इलाके में मिलता है। और तिब्बत की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान चीन के नियंत्रण में। तो भारत और चीन दोनों देशों के अंदर इसका विस्तार मिलता है। तो भारत में तो केवल इसका विस्तार एक केंद्र शासित प्रदेश में मिलता है, लद्दाख में। लद्दाख वाले एरिया के अंदर इसका विस्तार मिलता है ट्रांस हिमालय का। जम्मू वाली साइड में इससे पहले जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी नहीं था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, उस समय तो इसको जम्मू कश्मीर का ही भाग मानते थे अपने इस हिमालय को। लेकिन अब जम्मू वाला भाग और कश्मीर वाला भाग जो है वो अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब इसकी पोजीशन जो है ट्रांस हिमालय की वो वर्तमान में भारत के केवल लद्दाख वाले यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में और चाइना वाली साइड में ये तिब्बत के अंदर फैला हुआ हिमालय। अब देखिए आप, इस हिमालय की हाइट जो है वो मैंने बताया आपको 4000 मीटर है। जबकि इसके ठीक दक्षिण वाला जो हिमालय होगा हमारा, जिसको हम मुख्य हिमालय की संज्ञा दे रहे हैं, वो इसका सबसे ऊंचा भाग होता है और उसकी हाइट लगभग 6000 मीटर के आसपास होती है, 6000 मीटर के आसपास। अब देखिए, जब कोई एक बहुत बड़ा पर्वत या ऊंचा पर्वत हो और दूसरा उसके पीछे पर्वत हो लेकिन वो नीचा हो, तो ये पर्वत जो है वो हवाओं को या पवनों को दूसरी तरफ नहीं जाने देगा। तो जब भी भारत में मानसूनी पवनें हिमालय तक पहुंचती है या वर्षा करने की स्थिति में आती है, तो वो सर्वोच्च हिमालय को पार करके ट्रांस हिमालय वाली साइड में नहीं जा पाती। तो इसके कारण ट्रांस हिमालय वाला जो पर्वत श्रृंखला है हमारी, ये पूरी तरीके से शुष्क श्रृंखला के रूप में है। यानी कि वर्षा जो है वो वहां पर बहुत ही कम होती है, ना के बराबर वर्षा होती है। इसकी वजह से यहां पर वनस्पति नाम की कोई चीज भी दिखाई नहीं देती है, ठीक है, वनस्पति का भी अभाव मिलता है। तो शुष्क परिस्थितियां, वनस्पति का अभाव, ये सारी विशेषताएं यहां देखती हैं। और चूंकि इस एरिया के अंदर बर्फीला क्षेत्र हमें ज्यादा दिखाई देता है, ग्लेशियर हमें ज्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए इसको कई बार भारत का ठंडा मरुस्थल भी बोला जाता है। अभी हम आगे बात करेंगे, लद्दाख का पठार की बात करेंगे, तो उस लद्दाख के पठार वाले एरिया के अंदर हम देखेंगे कि वो सबसे ज्यादा फैला हुआ मरुस्थलीय प्रदेश है हमारा, जिसको हम ठंडे मरुस्थल की संज्ञा देते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के हैं हमारे पास, एक गर्म मरुस्थल के रूप में और दूसरे ठंडे मरुस्थल के रूप में। तो गर्म मरुस्थल तो हमारा राजस्थान वाला मरुस्थल है ही, जिसको हम थार का मरुस्थल बोलते हैं। भारत का ठंडा मरुस्थल जो है वो एक तरीके से ट्रांस हिमालय वाले भाग में स्थित है, जिसको सफेद मरुस्थल की संज्ञा भी हम दे सकते हैं, व्हाइट डिजर्ट की संज्ञा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला भाग जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांस हिमालय के रूप में। अब वन बाय वन करके हम इन श्रृंखलाओं की बात करते हैं, काराकोरम की, लद्दाख की और जास्कर वाली श्रृंखला की। तो इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें काराकोरम श्रृंखला के बारे में, तो अभी मैं आपके साथ बस ओनली इन श्रृंखलाओं को ही चिन्हित करूंगा। इन श्रृंखलाओं को ही बना देता हूं मैं, ओनली इन्हीं के ऊपर डिस्कशन करना है अपने को। तो सबसे ऊपर जैसा मैं आपको बता रहा था, काराकोरम की श्रृंखला है, काराकोरम श्रृंखला। तो इन श्रृंखलाओं में हमें क्या चीज पढ़नी है, इसमें 3-4 चीजें कॉमन पढ़नी है अपने को। एक तो सबसे पहले हम इसका विस्तार पढ़ेंगे, नंबर 1 पे, तो कि कहां से कहां तक इसका विस्तार है। दूसरी बात हमें इसमें जो पढ़नी है वो इसकी कोई पर्वत चोटी अगर है, कोई पर्वत चोटी है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी, हम इसके अंदर अगर यहाँ की कोई दर्रा अगर इस श्रृंखला के अंदर है, दर्रे का मतलब गैप, पर्वत के आर पार जाने का मार्ग जो है वो अगर यहाँ पर कोई है तो उसके बारे में बात करेंगे। चौथा, हम इसके अंदर विशेष रूप से अगर देखेंगे तो विस्तार के बारे में, पर्वत के बारे में, दर्रे के बारे में, ठीक है। कोई नदी अगर इस क्षेत्र से बह रही है तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे अपने इसमें, नदी के बारे में। और पांचवी, हम इसमें अगर बनने वाली कोई घाटी है अगर यहाँ पर, तो उस घाटी के बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें कॉमनली हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले काराकोरम श्रृंखला की बात करें तो काराकोरम श्रृंखला भारत में लद्दाख यूनियन टेरिटरी में फैली है, और इधर अगर बात करें आगे की तरफ तो ये तिब्बत के अंदर चली जाती है काराकोरम। अब ये तिब्बत के पठार के बिल्कुल बीचों बीच फैली हुई श्रृंखला है, ऐसे बिल्कुल इसके बीच से,
इसलिए काराकोरम श्रृंखला को कई बार तिब्बत के पठार की रीढ़ बोला जाता है। ठीक है, बैकबोन ऑफ तिब्बत प्लेट्यू। ठीक है, तिब्बत के पठार की इसको क्या बोला जाता है? रीढ़ बोला जाता है। तो ये जो रीढ़ वाला नाम या ट्रांस हिमालय वाला नाम जो है, ये एक भूगोलवेता हुए स्वेन हेड के नाम से, स्वेन हेड। तो स्वेन हेड जो है उन्हीं ने सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में, इसकी चट्टानों के बारे में डिटेल में स्टडी की थी और उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो काराकोरम श्रृंखला को तिब्बत का जो पठारी प्रदेश है उसकी बैकबोन या एशिया की बैकबोन जो है वो बोला था, तो स्वेन हेड के द्वारा बोला गया था। अब इस श्रृंखला के अंदर विस्तार तो हमने देख लिया, इसके अंदर कोई पर्वत चोटी अगर है तो उसकी हम बात करते हैं। देखिए, इस श्रृंखला के अंदर सबसे ऊंची पर्वत चोटी एक जो मिलती है हमें, उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन के नाम से, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से। इसकी हाइट लगभग रहती है 8611 मीटर के आसपास। और इस दृष्टि से अगर अपने बात करें तो ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी के अंदर नाम आता है किसका? गॉडविन ऑस्टिन का। लेकिन ये मुख्य हिमालय की चोटी नहीं है, बल्कि ये मुख्य हिमालय के दूसरी तरफ वाला जो हमारा भाग है, जिसको हम ट्रांस हिमालय बोल रहे हैं, उसकी चोटी। तो इसको K2 पर्वत चोटी की संज्ञा भी दे देते हैं कई बार, K2, या इसको गॉडविन ऑस्टिन की संज्ञा देते हैं। हालांकि ये वाला जो भाग है ये पाक अधिकृत कश्मीर वाले इलाके में पड़ता है। हमारा लद्दाख का वो एरिया जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसको POK बोलते हैं अपने, तो उस POK वाले भाग के अंदर मिलने वाली चोटी है। ठीक, चलिए इसके बाद में दर्रे की अगर अपने बात करें तो इस श्रृंखला के अंदर दो महत्वपूर्ण दर्रे हमें दिखाई देते हैं, दो दर्रे दिखाई देते हैं, दो पास दिखाई देते हैं। यहां मिलने वाला एक दर्रा है जो इसी श्रृंखला के नाम पर उसका नाम रखा जाता है काराकोरम दर्रे के नाम से, काराकोरम दर्रा। और ये भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है, सबसे नॉर्थ में मिलने वाला दर्रा है और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कौन सा? काराकोरम दर्रे के रूप में। ठीक है, चलिए दूसरा एक दर्रा यहां POK वाले साइड में भी हमें यहां पे दिखाई देता है, जिसको आघिल दर्रा बोलते हैं, आघिल दर्रा। तो ये दो दर्रे जो हैं ये भी काराकोरम वाली पर्वत श्रृंखला में मिलते हैं, आगिल दर्रे के रूप में और दूसरा काराकोरम दर्रे के रूप में। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने इस क्षेत्र में बहने वाली कोई नदी अगर है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं अपने। देखिए, एक पॉइंट जो मैं आपसे और यहां पर छठे नंबर पर डिस्कस करूंगा, वो यहां पर मिलने वाले, इन श्रृंखलाओं में मिलने वाले ग्लेशियर के बारे में बात करूंगा मैं आपको। ग्लेशियर, हिमनद, यानी कि हिम से घिरे हुए भाग या हिम से ढके हुए भाग जो है, स्थल भाग, उनको हम हिमनद की संज्ञा देते हैं। तो इस एरिया के अंदर बहुत सारे प्रकार के हिमनद पाए जाते हैं। तो काराकोरम श्रृंखला के अंदर मिलने वाले ग्लेशियर जो हैं, उनके नाम अगर अपने लिखना चाहें तो नामों के अंदर अपने मुख्य रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर जो भारत का माना जाता है वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि काराकोरम वाली जो श्रृंखला है इसके ठीक ऊपर मिलने वाले ग्लेशियर्स के अंदर सियाचिन ग्लेशियर, और ये वर्ल्ड का सेकंड सबसे लंबा ग्लेशियर माना जाता है। लगभग 72 किलोमीटर की इसकी लेंथ मानी जाती है, लंबाई मानी जाती है। और वैसे भी सियाचिन का नाम विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमियों के अंदर भी आता है। ठीक है, वार बैटल जो होते हैं उनके अंदर सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी जो है, या सबसे ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध भूमि है, उसके अंदर भी सियाचिन का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ठीक, सियाचिन के अलावा यहां पर कौन कौन से ग्लेशियर मिलते हैं? तो देखिए आप यहां पर मिलने वाले ग्लेशियर्स के अंदर बाटोरा या बाल्टोरा बोल देते हैं इसको, ठीक है, हिस्पर, हुंजा, ठीक है, BFO, ठीक है, सिसाइमी, ठीक है, ये इस एरिया के अंदर मिलने वाले ग्लेशियर जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला वाले हिस्से के अंदर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये यहां पे मिलने वाले मुख्य ग्लेशियर। अब इनसे निकलने वाले नदियों के अंदर अगर अपनी बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है, उस नदी को शोक नदी के नाम से जानते हैं, शोक नदी, शोक नदी। और इस शोक नदी की एक सहायक नदी है जिसको बोला जाता है नुब्रा नदी के नाम से, नुब्रा। अब शोक नदी और नुब्रा नदी के बीच में ये घाटी बनती है, इस घाटी को बोला जाता है नुब्रा घाटी के नाम से। तो लद्दाख की एक फेमस सी घाटी है जो कि शोक और नुब्रा नदियों के द्वारा बनाई जाती है, इस घाटी को बोला जाता है क्या? नुब्रा घाटी के नाम से। तो इस एरिया की एक फेमस जो घाटी है वो नुब्रा घाटी के रूप में रहती है, नुब्रा घाटी के। और यहां मिलने वाली जो मुख्य नदी है वो हमारे पास कौन सी है? नुब्रा नदी और एक शोक नदी के रूप में। हालांकि ये जो ग्लेशियर मैं आपको बता रहा हूं इन सबसे एक एक नदी निकलती है, हुंजा नदी भी निकलती है, हिस्पर नदी भी निकलती है। आगे हम जब सिंधु नदी का नदी तंत्र पढ़ेंगे, अपवा तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि ऊपर वाली साइड से यानी कि राइट साइड से आकर मिलने वाली सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं, उनके अंदर इन नदियों के नाम हम मुख्य रूप से उसमें बात करेंगे। ठीक, चलिए सेकेंड नंबर पे अब हम बात करते हैं
काराकोरम के बाद दूसरी पर्वत श्रृंखला जिसको हम लद्दाख की पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। तो लद्दाख की पर्वत श्रृंखला का विस्तार भी भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र में मिलता है और तिब्बत वाले क्षेत्र में मिलता है। लेकिन तिब्बत वाले क्षेत्र के अंदर इस पर्वत श्रृंखला को लद्दाख की पर्वत श्रृंखला न बोलकर कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, याद रखना है आपको, कैलाश श्रेणी। और इसी कैलाश श्रेणी के ठीक दक्षिण के अंदर एक झील है जिसको मानसरोवर झील बोलते हैं, मानसरोवर झील। और तिब्बतन लोगों के लिए कैलाश श्रेणी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसको वहां के लोग जो है इसकी ऊंची चोटी जो है उसको कैलाश चोटी या सुमेरु चोटी बोलते हैं, सुमेरु चोटी। और ये सुमेरु चोटी जो है ये पूरे ब्रह्मांड का एनर्जी का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तो बौद्ध जो धर्म है उसके अंदर सुमेरु चोटी या कैलाश चोटी जो है इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इसको मेडिटेशन का और ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र वो लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो कैलाश श्रेणी लद्दाख श्रेणी का ही नाम है, कहां पर, तिब्बत वाली साइड में। और इसके ठीक दक्षिण में मिलने वाली जो झील है उसको हम क्या बोलते हैं, मानसरोवर झील बोलते हैं। अब इस क्षेत्र के अंदर विस्तार हमने देख लिया। पर्वत चोटी की अगर अपने बात करें तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है उसका नाम है माउंट राकापोशी के नाम से, माउंट राकापोशी के नाम से। इसकी ऊंचाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वर्ल्ड की सबसे तेज ढलान वाली चोटी के रूप में जानी जाती है। राकापोशी जो चोटी है ये विश्व की सर्वाधिक तेज ढलान वाली चोटी के रूप में जानी जाती है। सर्वाधिक तेज स्लोप जो है वो माउंट राकापोशी का। ठीक है, चलिए चोटी के बाद में बात करें इसमें मिलने वाले दर्रे। तो दर्रों के अंदर अगर अपने बात करें तो यहां ये जो शोक नदी मैं आपको बता रहा हूं, ये शोक नदी उस श्रृंखला से यानी कि वहां सियाचिन ग्लेशियर से निकलने के बाद इस लद्दाख की श्रेणी को काटती और लद्दाख की श्रेणी को काटकर आगे ये एक नदी के अंदर मिलती है जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, सिंधु नदी के नाम से, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है। एक तरफ उत्तर में लद्दाख की पर्वत श्रृंखला है और नीचे जास्कर की पर्वत श्रृंखला है। तो इन दोनों के बीच में बहने वाली ये जो नदी है इसके अंदर एक सहायक नदी आकर मिलती है ऊपर से, जिसका नाम क्या है, शोक नदी। तो ये शोक नदी जिस पॉइंट के ऊपर या जिस क्षेत्र के अंदर लद्दाख की पर्वत श्रृंखला को काटती है वहां पर ये एक दर्रा बनाती है और उस दर्रे को बोला जाता है खारदुंगला दर्रा। नाम याद रखिए आप इसका, खारदुंगला दर्रा। ठीक है, तो लद्दाख की पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित एक दर्रा जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, खारदुंगला दर्रे के नाम से। जबकि ऊपर वाली श्रृंखला के अंदर जो महत्वपूर्ण दर्रा था वो हमारा कौन सा था, काराकोरम दर्रे के रूप में। अब इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी राकापोशी है और यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन के रूप में। ठीक है, चलिए नदी की बात हमने कर ली है। अब यहां पर मिलने वाली को घाटी की अगर अपने बात करें तो यहाँ एक नदी महत्वपूर्ण और बहती है जिसका नाम है पुगा नदी के नाम से। तो यहाँ लद्दाख वाले एरिया के अंदर एक घाटी जो हमें मुख्य रूप से मिलती है वो है पुगा घाटी के नाम से। और पुगा घाटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का, जियोथर्मल एनर्जी का एक बहुत बड़ा केंद्र मानी जाती है पुगा घाटी। जैसे ऊपर नुब्रा घाटी है, नुब्रा घाटी के ठीक दक्षिण में मिलने वाली जो घाटी है उसको क्या बोला जाता है, पुगा घाटी के नाम से बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां मिलने वाले को ग्लेशियर वगैरह नहीं है, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात हम जो करने वाले हैं वो है लद्दाख के पठारी प्रदेश की। यानी कि इस एरिया के अंदर लद्दाख का पठारी प्रदेश भी फैला हुआ और ये पठारी प्रदेश भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। लद्दाख का जो पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, जिसकी हाइट लगभग रहती है 4800 मीटर के आसपास। 4800 मीटर ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा पठारी प्रदेश है लद्दाख का पठार। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये मुख्य हिमालय के दूसरी तरफ है, इसलिए पूरी तरीके से शुष्क प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसको सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल बोला जाता है भारत का। और ठंडा इतना है कि यहाँ की एक लोकेशन है जिसको द्रास कहते हैं, द्रास। द्रास भारत का सबसे कोल्डेस्ट पॉइंट जो माना जाता है वो द्रास को माना जाता है, द्रास को माना। ठीक है, तो ये पठारी प्रदेश के रूप में यहाँ पर एक क्षेत्र जो है वो लद्दाख के पठार के रूप में फैला हुआ। चलिए लास्ट अपने इसमें बात करते हैं जास्कर श्रृंखला के रूप में, अंतिम श्रृंखला के रूप में जास्कर। तो जास्कर का विस्तार अगर अपने देखें सबसे पहले तो लद्दाख वाले एरिया में फैली है। इसके बाद में ये सीधी डायरेक्ट नीचे की तरफ मुख्य हिमालय के साथ साथ चलती है। देखिए इसके लोकेशन अगर अपने देखेंगे, ये लोकेशन जो है देखिए आप, ये जास्कर वाली जो श्रृंखला है ये बिल्कुल यहां से ऐसे इस मुख्य हिमालय के बिल्कुल साथ साथ चलती है आगे की तरफ। तो इसकी लोकेशन मुख्य रूप से लद्दाख के बाद में डायरेक्टली जहां
हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद में उत्तराखंड से आगे ये तिब्बत की तरफ चली जाती है। तो भारत के निचले क्षेत्र में फैली हुई श्रृंखला ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाली है। तो विस्तार तो हमने ये देख लिया इनका। पर्वत चोटी की अगर अपनी बात करें तो उत्तराखंड वाली साइड के अंदर जास्कर श्रृंखला के अंदर सबसे ऊंची पर्वत चोटी मिलती है। उस पर्वत चोटी को हम बोलते हैं कामेट पर्वत चोटी के नाम से। कामेट, या इसको कामेट पर्वत चोटी बोलते हैं, कामेट। तो कामेट या कामेट पर्वत चोटी जो है वो उत्तराखंड और तिब्बत हिमालय के, या तिब्बत वाला जो क्षेत्र है उसके ठीक जंक्शन पॉइंट पर बनी हुई चोटी है। ठीक है। और इस श्रृंखला के अंदर अगर दर्रों की अपने बात करें तो इस श्रृंखला के अंदर मिलने वाला जो मुख्य दर्रा या पास है वो है हमारे पास फोटुला दर्रे के नाम से। फोटुला दर्रा। और यहां अगर उत्तराखंड वाली, हिमाचल प्रदेश वाली साइड में बात करूं तो यहां भी एक दर्रा है, यहां पर बड़ा लाचा दर्रा के नाम से। बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है। तो अब अगर नीचे वाली यहां साइड से अगर अपने बात करेंगे तो भारत का मुख्य क्षेत्र यहां से शुरू हो जाता है, और मुख्य क्षेत्र में सबसे यहां पर जो भाग फैला है उसको अपने कश्मीर घाटी बोलते हैं। और कश्मीर घाटी की मुख्य सिटी की अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर, या इसको हम बोल देते हैं कश्मीर घाटी। तो ये श्रीनगर वाली साइड जो है, इसको ऊपर अगर लद्दाख वाली साइड में बात करें तो यहां मुख्य सिटी रहती है वो है लेह। ठीक है, लद्दाख की मुख्य सिटी के रूप में रहती है कौन सी? लेह की सिटी, या लेह जो राजधानी है लद्दाख की, वो इसका मुख्य क्षेत्र रहता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले ये दो दर्रे हैं हमारे पास। एक फोटुला दर्रा है, ये तो श्रीनगर से डायरेक्ट लेह को जोड़ता है। और इधर अगर हिमाचल प्रदेश वाली साइड में बात करें, मनाली मुख्य रूप से, तो मनाली जो है उसको जोड़ने वाला दर्रा जो है लेह से, वो हमारा कौन सा है? बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है। और इसके अलावा खारदुंगला दर्रा जो है ये भी हमारे पास सिंधु नदी की जो घाटी है उसको शोक नदी की घाटी से जोड़ने का काम करता है। शोक नदी की घाटी से, या सियाचिन को जोड़ने वाला दर्रा है ये। अगर श्रीनगर से सियाचिन को जोड़ना हो तो दर्रा जो जिससे हम गुजरेंगे वो कौन सा है? खारदुंगला दर्रा है। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इस क्षेत्र में मिलने वाली घाटी और इसके मुख्य क्या है? दर्रे और ऊंची पर्वत चोटियां। तो इनके दर्रों के नाम भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं आपसे पेपर के अंदर कि कौन सा दर्रा जो है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला का दर्रा है, कौन सा एक दर्रा जो है वो लद्दाख पर्वत श्रृंखला का दर्रा है, कौन सा ग्लेशियर, कौन सा पर्वत चोटी है ना। तो ये सारे पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अपना जो पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है, वो हमने ट्रांस हिमालय के रूप में डिस्कशन किया है उसका। ठीक है, ट्रांस हिमालय की 3 श्रृंखलाएं, और उनके बारे में डिटेल में हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात अपने डिटेल में कर ली है, कोबर का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के रूप में। और उसके बाद में हमने ये कोबर का सिद्धांत डिस्कस किया था। उसके बाद में ये ट्रांस हिमालय का मुख्य भाग, इसको क्या क्या नाम देते हैं अपने, और ये जो 3 श्रृंखलाएं हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बातें हमने इसके बारे में की है वो सारी आप नोट्स फॉर्म के अंदर लिखने का प्रयास कीजिए। आप गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ताकि आगे की क्लासेस की अपडेट जो है वो आप तक लगातार पहुंचती रहे। इसके अलावा गार्गी क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, और प्रतिदिन अपनी तैयारी के अंदर इस प्रकार की कक्षाओं का अधिकतम उपयोग करें। अपने संघर्ष को तैयारी जो है उसमें इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल नई ऊर्जा, नए जोश के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट।